बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.6 के बारे में। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 कंप्लीट कर ली है। आज हम बात करें प्रश्नावली 3.6 के बारे में। प्रश्नावली 3.6 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल के हल कीजिए। यानी क्या ना, मतलब हमारे पास अब की बात समीकरण दे रहेगी, यानी निम्न समीकरण देगी, तो पहले उसको हमें किसमें बदलना है? रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है और फिर क्या करना है? उसको हमें हल करना है। अब रैखिक समीकरण का युग्म का हल तुम्हें पता ही होगा कि रैखिक समीकरण का जो मानक रूप चले थे हम, वो किस तरीके का था हमारा? ऐसा था भाई, यानी कि मान लो कोई भी चलिए 7x प्लस के 8y इक्वल टू 9 या 2x प्लस के 7y इक्वल टू 10। यानी कि हमारे पास जो चर थे वो चर हमारे क्या थे? अंश की फॉर्म में थे, यानी ऊपर ही हमारी भाषण में जो हम रैखिक समीकरण के युग्म लेके चल रहे थे। मगर जो ये सवाल है, इसमें जो हमारे चर है, हमारे चर किस में आ गए? हर में आ गए, यानी कि हमारे क्या आ गए? अनुपातों में आ गए हमारी भाषण में। तो यानी कहना मतलब ये है कि पहले हमें इसकी जनरल फॉर्म को किसमें बदलना पड़ेगा? रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना पड़ेगा, जब जाके इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हल करना। और वो कैसे करना पड़ेगा? तो मेरी बात समझो, वो कैसे करना पड़ेगा? देखो कि जो 1/x है ना, ये 1/x है, तो इसको मान लेता हूँ मैं, माना 1/x बराबर मैंने मान लिया a। ऐसे नहीं कि a मान सकते हो, p q r s t u v w x y z कुछ ही मान सकते हो, जो आपकी मर्जी होगी। और 1/y इक्वल टू मैंने मान लिया b। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो बात सुनो यहाँ से, देखो 1/x बराबर कितना माना? a, तो 1/x की जगह कितना आ गया? a, और अपॉन 2 चल रहा था s कैसे, चूंकि हमें पता है। इतनी बात समझ में आ गई? प्लस 1/3 बराबर कितना माना? 1/y बराबर कितना माना है मैंने? b, तो इसकी जगह कितना आ गया? b, और 3 ये ऐसा का s इक्वल टू, ये बात समझ में आ रही? अब देखो यहाँ से थोड़ा एलसीएम ले लो। 3 दूनी 6, 3 की a में करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 है, और 2 की b में करोगे तो कितना आ जाएगा? 2b इक्वल टू, अब ये डिवाइड में इधर जाके इसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3a प्लस के 2b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6। अब ये भाग में इधर जाके इसमें जाता है गुना में जाता है, फिर आगे देखो 3a प्लस के 2b इक्वल टू 2a, 6 दूनी 12। और ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गई। अब देखो इसी जनरल फॉर्म में किस में आ गई? इस मानक रूप में आ गई ना। देखो जैसे ये बन गई 3a प्लस के 2b इक्वल टू 12। हमारे पास जो चर है, वो हर यानी अंश की फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब रैखिक समीकरण हमारा बन रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो अब दूसरा भी देखो, दूसरी में कन्वर्ट करो, तो दूसरी ये है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास क्या है? 1/3x प्लस के 1/2y इक्वल टू 13/6 है। तो अब देखो कि 1/x की जगह कितना मान रखा हमने? a, तो बटे 3 ऐसा का ऐसे ही, प्लस 1/y की जगह कितना मान रखा हमने? b/2 ऐसा का ऐसे ही, और 13/6 ऐसा का ऐसे ही। यहाँ भी एलसीएम लो, देखो 3 दूनी 6, और 2 की a में करोगे तो कितना आ जाएगा? 2a, और 3 की b में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3b, और इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कटा तो कितना आ गया? 2a प्लस का 3b इक्वल टू 13। अब ये समीकरण हमारे पास क्या हो गई? 2 बन चुकी है। सही है? तो यानी कि देखो समीकरण 2 कौन सी है हमारे पास? ये 2a प्लस के 3b इक्वल टू 13। सही है? तो ये भी देखो अब 2 रैखिक समीकरण के युग्म हमें मिल चुके हैं, क्योंकि इसके जो हमारे पद है ना, यानी कि जो हमारे चर है, वो चर हमारे अंश के रूप में आ चुके हैं। तो पहले वो हर के कन्वर्ट थे, तो वहाँ हमें कैलकुलेशन लेने में दिक्कत पड़ती है, वहाँ सोल्व नहीं होता। कि तुम इसको पार्ट को सोल्व करने जाते हैं ना, यानी ये पार्ट को सोल्व करने जाते हैं। देखो मैंने बाद में बात समझो, अगर एक बार तुम लॉजिक लगाओ ना माइंड में, तो तुम सोच के देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसा फलन होता है ना, x/2 प्लस का y/3 इक्वल टू 9, यानी कहना मतलब क्या है? चर ऊपर है, चर अंश में है, ठीक है। और तुम इसकी जब सोल्व करने जाते हो, तुम आराम से एलसीएम ले लेते हो, 2 × 6, और 3 की x में करोगे 3x, और 2 की y में करोगे तो 2y इक्वल टू 9, और ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये तो आराम से सोल्व हो रहा है, 9×54, ये तो आराम से सोल्व हो रहा है बाबू, ठीक है। कहने की बात ये है कि जब सोल्व हो रहा है, जब चर हमारे क्या है? ऊपर, यानी अंश की फॉर्म में। अब यही चर मैं नीचे कन्वर्ट कर दूं, यानी कि 2/x कर दूं, और प्लस के 3/y कर दूं, और इक्वल टू 9 कर दूं, ठीक है। अब लो एलसीएम कितना आ जाएगा?
एक्स वाई, और यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा 2y, और प्लस के कितना हो जाएगा 3x और इक्वल टू 9। अब जाके कितना आ जाएगा 2y और प्लस के 3x, और ये मल्टीप्लाई में जाके इसमें आएगा डिवाइड में। अब सोल्व हो रहा है। अब तुम क्या करोगे इसमें सोल्व, ना कैलकुलेशन बनना ही आगे, ना कुछ बनना ही आगे, इक्वेशन बन गई कोई, सही है। फिर तुम इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना भाग करोगे, तो यहाँ से कैलकुलेशन बनाने में क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी बात आ जाएगी। तो जो हमारे ये चर थे ना, वो ये चर किस में थे हमारे पास, हर में थे। तो कैलकुलेशन करने में हमें क्या पड़ती, वहाँ प्रॉब्लम पड़ती। तो पहले उसके जो मानक रूप होते हैं उसको कन्वर्ट करो किसमें, रैखिक समीकरण के युग में, जब जाके कैलकुलेशन देखो कितनी करना है, ईजी पड़ेगी। ठीक है, चर मैंने ऊपर ले लिया और चर नीचे आ गए, कैलकुलेशन करने में क्या होगी, दिक्कत नहीं पड़ी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें बदलते हैं कि हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना पड़े। आई बात समझ में। तो देखो अब यहाँ गई थी हमारे पास दो समीकरण बन गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब तुम्हें समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करना है, हल करना है। हल करने के पास तुम्हारे पास क्या है, 3 विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, विभाजन विधि। अब तीनों विधि से किसी से तुम क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब किससे हल कर रहे हो, सबसे इजी विधि कौन सी इसमें, विलोपन विधि। तो सबसे पहले विलोपन विधि से करते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा देखो। अब मेरी बात समझो, अब विलोपन विधि भी क्या कहती है, विलोपन विधि के नियम है, स्टेप बाय स्टेप है। विलोपन विधि ये कहती है कि जो रैखिक समीकरण के जो तुम्हारे युग में, चर के जो युग में, तो उन चरों में, चर हमारे पास स्टेप पे क्या है वो केवल ए बी, तो उन चर के गुणांक क्या होने चाहिए, किसी एक के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। किसी एक के गुणांक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो वो गुणांक बराबर देखो, वो गुणांक बराबर है या नहीं है। तो देखो कि अगर मैं ए के गुणांक देखूं तो यहाँ देखो, यह दो समीकरण है ना, एक समीकरण 1 समीकरण 2। तो अगर मैं समीकरण 1 के गुणांक देखूं तो यहाँ कितने हमारे पास 3 है और यहाँ कितने 2 है, सही है। और यहाँ भी बी के भी देखूं तो यहाँ कितना है 2b और यहाँ कितना है 3b, यानी 2b और कितना है 3b। ये बात समझ में आ गई। तो यानी कहना मतलब ना तुम्हारे पास ए के गुणांक बराबर, गुणांक बाबू ये नंबर होते हैं, ये गुणांक, ये ठीक है ना, हमारे पास ए के गुणांक बराबर है, ना हमारे पास बी के गुणांक बराबर है। तो हमें गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, वो भी किसी एक के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, यानी कि दोनों गुणांक बराबर करने की कोई जरूरत नहीं, किसी एक के गुणांक बराबर करेंगे। तो क्या देखो, किसी एक के गुणांक बराबर कैसे करोगे, तो मैंने टारगेट ले लिया, मुझे ए के गुणांक बराबर करने हैं, सही है। अपने माइंड में सोच लेना किसी गुणांक बराबर कर रहे हो, तो मुझे ए के गुणांक बराबर करने हैं। तो ए कितना है, यहाँ 3 है और 2a है। देखो इसकी मल्टीप्लाई में 2 से कर दूं और इसकी मल्टीप्लाई में 3 से कर दूं, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 तिया 6, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो गुणांक बराबर हो गए। कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ा गुणांक बराबर करने के लिए, मल्टीप्लाई कर दी मैंने। आई बात समझ में। देखो अब जो 3a था, ये 3a किसमें था बाबू, समीकरण 1 में, ठीक है। और समीकरण 1 की गुणा किससे करी मैंने, 2 से। और जो हमारे पास 2a था, ये 2a किसमें था हमारे पास, समीकरण 2 में, और समीकरण 2 की गुणा किससे करी मैंने, 3 से। यानी कहने की बात ये है कि हम ये लिखो समीकरण 1 की गुणा 2 से, अर्थात समीकरण 2 की गुणा किससे करिए, 3 से। अब वो क्यों करा है, गुणांक बराबर करने के लिए। तो ये बात लिख दो भैया, समीकरण 1 की गुणा 2 तथा समीकरण 2 की गुणा 3 से करने पर, सही है। तो चलो गुणा करो बाबू। तो समीकरण 1 की गुणा किससे कर रहे हो तुम, 2 से। तो समीकरण 1 ये रही, इसकी गुणा किससे कर रहे हो, 2 से। तो सबसे होगी एक बार इससे इससे इससे, ऐसे नहीं कि 1 से करके छोड़ दिया। देखो 3 दूनी 6a, 2 में करो 2 दूनी 4b और 12 दूनी 24। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा समीकरण 2, और समीकरण 2 की गुणा किससे कर रहे हो तुम, 3 से। तो 2 तिया 6a, 3 तिया 9b और 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 से कर रहे हैं ना। अब देखो गुणांक बराबर हो गए, सही है। अब गुणांक बराबर हो गए किसी एक के चर के, तो एक के चर के गुणांक बराबर हो गए। तो अगला स्टेप ये होता है, जिसके गुणांक तुमने बराबर करे हैं उसके चिन्ह देखिए, से जाती है या भी जाती है। अगर से जाती है तो साइन चेंज करने की जरूरत है, अगर भी जाती है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर विलोपन विधि नहीं पढ़ी हो तो पीछे जाके मैंने पढ़ा रखी है विलोपन विधि, वहां पढ़ लेना, ठीक है, वहां विस्तार समझ में आ जाएगा। तो 6 अब देखो इसके साइन क्या है, से जाती है प्लस प्लस के, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो कर दो समीकरण 2 के करना, कभी इसके कर दो ऊपर वाले के, तो इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई। अब देखो ये निगेटिव पॉजिटिव कट गया, ठीक है, और माइनस के 9 में से प्लस के 4 गए, इस चिन्ह को तो जब भूल जाओ, ये माइनस का बचा बाबू। माइनस के 9b में से 4 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 5b।
और माइनस के 39 में 24 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 15। सही है, माइनस से माइनस कटा तो 5b बराबर कितना आ गया, 15। और तो b बराबर कितना आ गया, 15/5 और 5 दिया 15। तो b का मान कितना आ गया बाबू, 3। सही है, अब जब b का मान 3 आ गया तो हमें किसका मान चाहिए, a का मान चाहिए। b का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, वहां से a का मान निकालो। तो पहले मैं आगे कहानी सुनो यहाँ से। देखो हमने b का मान निकाला, b का मान कोई सी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, जिससे आपका मन कर रहा हो। तो मैं b का मान किस में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो देखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर b बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। सही है, तो देखो b, पहले समीकरण 1 नोट कर लो। समीकरण 1 कौन सी है, तो समीकरण 1 ये वाली है, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं। 3a प्लस का 2b इक्वल टू 12। अब b का मान कितना निकालना है, 3, तो इस b की जगह कितना आ जाएगा, 3। तो देखो 3a प्लस के 2, अब b की जगह कितना रख दो, 3 मल्टीप्लाई 3 और बराबर 12। 3a प्लस के 3 दूनी 6 इक्वल टू 12। अब प्लस कर दे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू 12, इधर प्लस कर दे जाके माइनस का हो जाएगा। तो 3a इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ से 6। अब a इक्वल टू 6 अपॉन कितना आ जाएगा 3 और 3 दूनी 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सही है, अब a की वैल्यू हमने 2 निकाल ली और b की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 3। अब मेरी बात समझो कि अब हमें हमारे पास जो रेखीय समीकरण थे, जो समीकरण मिल रखे थे हमें, वो समीकरण की फॉर्म किस में थी, एक्स वाई में थी, और हमने किस में कन्वर्ट कर ली थी, ए बी में कर ली थी। तो आंसर किस में आया हमारा, ए बी में आया। और जो बुक में आंसर होगा वो किस में होगा, एक्स वाई में, क्योंकि जो समीकरण मिल रखी है वो किस में मिल रखी थी हमारी, एक्स वाई में। तो ठीक है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस बदलना पड़ेगा जो माना है, यानी जो 1/x माना था ए ना, तो हमें आंसर किस में लेना है, एक्स वाई में लेना है, यानी नॉट इक्वल ए बी में लेना है। तो हमें ए बी में आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि जो रेखीय समीकरण है वो किस, जो समीकरण रेखीय समीकरण हमारा है, जो समीकरण बने पड़े हैं वो तुम्हारे किस में है, एक्स वाई में है। तो आंसर भी किस में आना चाहिए, एक्स वाई में आना चाहिए। तो देखो इसको कन्वर्ट करो। देखो चूंकि हमें पता है, चूंकि मुझे ये पता है, ये रहा, देखो 1/x बराबर कितना माना है, a। हमें ये पता है कि 1/x बराबर कितना मान रखा था हमने, a। अब देखो कि 1/x, a की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 2, तो a की जगह कितना आ गया, 2। नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसकी करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x, और इसकी इसमें करोगे 1 की कम 1, तो देखो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। सही है, और x का मान निकाल लिया। अब इसी प्रकार चेंज कर लो, क्योंकि हमें पता है। अब देखो क्या पता है हमें, ये रहा कि 1/y बराबर कितना मान रखा हमने, b। तो 1/y इक्वल टू कितना मान रखा है, b। तो देखो 1/y और b की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 3, तो b की जगह कितना आ जाएगा, 3। नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 3 की बाई में करोगे तो 3y, और 1 की 1 में करोगे तो 1 ही कम 1, वही बात है। अब ये मल्टीप्लाई में जाके इसमें जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल कितना हो गया, 1/3। तो देखो तो y का मान कितना आ गया, 1/3। x का मान कितना आ गया, 1/2, और y का मान कितना आ गया, 1/3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये दोस्तों अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारे पास, 2/√x प्लस के 3/√y इक्वल टू 2। तो 4/√x और माइनस के 9/√y इक्वल टू माइनस के 1। तो वही बात है, जो हमारे चरे किस में आ गए बाबू, अनुपात के, मतलब हर के फॉर्म में आ गए या डिनोमिनेटर में आ गए। तो वही बात है, कैलकुलेशन करने में आएगी दिक्कत आएगी, जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसको ए और बी की फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा। तो पहले मानते हैं, माना, देखो कि 1/√x, 1/√x बराबर कितना मान लिया मैंने, a, और 1/√y इस पूरी के बराबर कितना मान लिया मैंने, b। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो चूंकि हमें पता है, ये इक्वेशन पता है कि 1/√x प्लस के 3/√y इक्वल टू कितना है, 2। अब 1/√x की कितना मान लिया मैंने, a, तो कितना हो जाएगा बाबू, 2a प्लस का 3b इक्वल टू 2, कि 1/√y की वजह कितना मान रखा है, b। ठीक है, अब चूंकि हमें ये भी पता है, समीकरण 1 बन चुकी है। अब हमें ये भी पता है कि 4/√x माइनस के 9/√y इक्वल टू माइनस का 1। अब देखो
कि 1/√x बराबर कितना मान रखा है, इस 1/√x बराबर कितना मान रखा है a, तो इसकी जगह a माइनस के 9। अब 1/√y बराबर कितना मान रखा है b, तो इसकी जगह कितना आ गया b इक्वल टू माइनस का 1। ये समीकरण कितनी हो गई 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 एक ही समीकरण के युग्म बन गए, तो इस चर किस में आ गए, अंश की फॉर्म में आ गए, a और b क्या आ गए, ऊपर आ गए। आई बात समझ में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब विलोपन विधि से क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अब विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके गुणांक बराबर देखने पड़ेंगे। तो पहले विलोपन विधि देख लेते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 में विलोपन विधि लगा लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 में विलोपन विधि दोबारा। अब देखो, अगर वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हो तो मजा ही कुछ और आ रहा होगा। अगर वीडियो बीच में कट करके देख रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन देख लो, हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया ट्यूशन में, तो ऐसा कुछ मजा नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो सीक्वेंस में देखो, ऐसा नहीं कि कोर्स कंप्लीट नहीं कराया जाएगा, कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, या लेट हो या सवेर हो, पर एग्जाम से पहले तुम्हारा पूरा सिलेबस क्या कराया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। जो बच्चे चैनल पकड़ के यानी साथ साथ पढ़ रहे हैं, मेरे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट करते ना, जो क्वेश्चन में डाउट होते हैं वो डाउट क्वेश्चन में कमेंट करके क्या कर लेना, क्लियर कर लेना, ठीक है। जिस टाइम पे यानी एक काम करते हैं, संडे को क्या करते हैं, क्लास लेते हैं, जो कमेंट वाले ऑप्शन की आएगी संडे को क्या ले करेंगे, हम क्लास ले करेंगे जिन जिन बच्चे के डाउट क्लियर है, ठीक है। तो एक काम नहीं करना, मैं आपको वाइज की आईडी दे दूँ, अपनी जो वाइज बच्चे पे पढ़ रहे हैं वाइज ऐप पे, ठीक है, इस वाइज ऐप की आप आईडी ले लेना, ठीक है। तो वहाँ इस टाइम पे जिस टाइम पे वाइज ऐप पे बच्चे पढ़ते हैं उसमें, ठीक है, तो इसमें क्या लेना है, संडे के दिन आगे क्या हो जाना, कनेक्ट हो जाना, ठीक है। तो वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर लेना कि कौन कौन से चैप्टर में डाउट है। आई बात समझ में। तो चलो हम क्या कर रहे थे, समीकरण 1 में समीकरण 2 में विलोपन विधि लगा रहे थे, ठीक है। तो चलो विलोपन विधि लगाते हैं। अब विलोपन विधि के भाई नियम है, विलोपन विधि ये कहती है, नहीं भाई कुछ ना कुछ तो मेरे भी नियम है, तो मेरे भी नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो भाई इसका नियम क्या है, इसका पहला नियम यही है कि इसके जो चर है, जो चर के गुणांक है, किसी एक का गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देखो गुणांक बराबर है, तो देखो यहाँ कितना है 2 है, और यहाँ कितना है 4 है समीकरण 2 में, और उसके देखो इसके कितने 3b, और इसका क्या है 9b। देखो ना तो हमारे पास a के गुणांक बराबर है, ना हमारे पास b के गुणांक बराबर है, तो तुम्हें किसी एक के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। अब किससे गुणांक बराबर करें, तो दिमाग लगाओ। अगर मैं b को पकड़ लूँ और इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दूँ, तो 3 तिया 9b, और कितना हो जाएगा 9b हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसमें तो देखो, इसमें तो क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई 4 में करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई 2 में करनी पड़ेगी, यानी इक्वेशन बढ़ानी पड़ेगी। उसमें देखो कि पीवी में देखो, अगर पीवी इसकी मल्टीप्लाई में 3 से कर दो, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी कि आराम से काम चल जाएगा। आई बात में। तो मैं समीकरण बी किस में था हमारे पास, ये 3b किस में था, इसमें समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में गुना किससे कर दूंगा, मैं 3 से कर दूंगा। तो ये बात लिख देते हैं, समीकरण 1 की गुणा 3 से करने पर, अब देखो गुणा 3 से करो, आई कहानी यहाँ सुनो। देखो समीकरण 1 ये रही और गुणा 3 से हो रही है, 3 दूनी 6 ए हो जाएगा, 3 तिया 9 बी हो जाएगा, 3 दूनी 6। और समीकरण 2 कौन सी है, ये लिख देते हैं 4a माइनस के 9b और इक्वल टू माइनस के 1। अब मेरी बात समझो, अब आई है वो बात जो मैं बार बार कहता हूँ, से जाती है बिजाती वाली, ठीक है। अब देखो कि मैंने ये कहा था कि जिसके गुणांक बराबर है उसके चिन्ह देखिए, से जाती है बिजाती है। अगर से जाती है तो साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, अगर बिजाती है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गौर से देखो तो यहाँ देखो केस क्या हो रहा है कि यहाँ क्या है, जिसके साइन आए, जिसके तुमने गुणांक बराबर करे, उसके साइन क्या है, आपके बाद बिजाती है, क्या है बिजाती है, तो आपके बाद साइन चेंज नहीं करना। अब यहाँ माइनस का प्लस कर दे, और प्लस का माइनस कर दे, और माइनस का प्लस कर दे, और माइनस का प्लस कर दे, और कट्टम कर रहे हो, तो ऐसा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये जिसके गुणांक बराबर करोगे उसके चिन्ह किस में आ गए, बिजाती में, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब ऐसा का ऐसे काट दो, तो 6 4 कितना हो गया 10a, और यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा 5, तो a बराबर कितना हो गया 5/10, अब 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सही है। अब a की वैल्यू हमने निकाली 1/2 आ गई, ठीक है। अब हमें किसकी चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, तो a का मान उठा के समीकरण को ऐसे में रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, जिसका आपको मन कर रहा है। तो मैं किस में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रख रहा हूँ, वहाँ से b का मान निकाल लेते हैं। a बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सी हमारे पास, ये
तो 2a प्लस का 3b इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू कितनी निकाली 1/2, तो a की जगह कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस का 3b इक्वल टू 2। देखो इस 2 से ये 2 कटा तो कितना आ जाएगा यहाँ 1 प्लस के 3b इक्वल टू 2, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 3b इक्वल टू 2 माइनस के 1, तो 3b यहाँ से कटाओगे तो यहाँ से कितना बचा 1, इधर मल्टीप्लाई में तो इसमें जाएगा डिवाइड में, तो b की वैल्यू कितना है 1/3। अब a की वैल्यू कितनी आई 1/2 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। सही है, यानी a b के मान हमने निकाल लिए। और जब हमने a b के मान निकाल लिए तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाबू, जिसमें तुम्हें x y में, क्योंकि हमें मान किसके चाहिए x y के चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेखीय समीकरण किस में बनी पड़ी है x y, जो समीकरण बनी पड़ी है तुम्हारी वो x y की जनरल फॉर्म में बनी पड़ी है। तो चलो इसको चेंज कर लेते हैं। अब जा देखो यहाँ देखो, चूंकि हमें पता है कि 1/√x बराबर कितना मान रखा है मैंने a। अब देखो कि 1/√x ऐसा कैसे, अब a की वैल्यू कितनी निकली है 1/2, तो a की जगह कितना आ जाएगा 1/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, देखो इसकी इसमें तो √x/2। सही है, अब ये मान किसका आया बाबू √x का, ये मान किसका आया है √x का। अब तुम्हें क्या चाहिए x का मान चाहिए, तो यानी रूट क्या कर रहा है परेशान कर रहा है, इधर हमें रूट क्या कर रहा है परेशान कर रहा है। अगर ऐसा केस देखने को मिलता है ना, तुम कुछ नहीं करो दोनों ओर वर्क कर दो। जब भी ऐसा रूट तुम्हें हटाना है तो तुम्हें ऐसे केस में कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम दोनों ओर क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा, आराम से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो देखो दोनों ओर वर्क करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर देखो इससे देखने से क्या मिलेगा, देखो इससे देखो √x का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों ओर वर्क करा। बहुत एक तरफ वर्क करता है तो प्रॉब्लम पड़ती है, दोनों तरफ कराना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रूट से इस स्क्वायर से रूट कटा तो यहाँ कितना आ गया x और 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। आज बात समझ में। तो अब हमने x का मान कितना निकाल लिया 4। अब इसी प्रकार y का निकाल लेते हैं, क्योंकि पता है कि 1/√y इक्वल टू कितना मान रखा है तुमने b, तो 1/√y b की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, √y की 1 में करोगे तो √y आएगा और 3 की 1 में करोगे 3 कम 3। अब वही बात आ गया, यहाँ वैल्यू किसकी निकली है √y की, तो हमें दोनों ओर क्या करना पड़ेगा वर्ग करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। तो चलो करते हैं √y का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर को रूट कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा y इक्वल टू 3 दिया 9, तो y का मान कितना आ गया 9, x का मान कितना आ गया 4 और y का मान कितना आ गया 9। ठीक है, चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।